बाकी के स्टूडेंट्स कहाँ हैं, जारा वगैरह? मैम पता नहीं। आज का जो रिवाइजिंग टॉपिक है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन। ठीक है, तो मुझे बताओ, आपको आवाज आ रही है अच्छे से? यस मैम। यहाँ पे जो रेवोल्यूशन की बात हो रही है, हमने कल ही डिस्कस किया था कि पेंटिंग में बेसिकली जो फ्रेडरिक्स ने पेंटिंग बनाई थी उसमें वो कोई ऐसी चीज, ऐसी सोसाइटी देखना चाहता है जो अभी एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि मानो ये एक ड्रीम है जो कि वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए या यूरोप ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो जो पेंटिंग है वो इस तरह की चीजें प्रिडिक्ट करेगी जो कि फ्यूचर में हो सकती है। ठीक है, तो नेशनलिज्म जब मतलब जो बात आती है नेशनल की, एकजुट होने की, नेशन की जो वो फीलिंग आती है, वो कहाँ से बेसिकली स्टार्ट होती है? जब फ्रांस में रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। ठीक है, जब वो मोनार्की से निकल के डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी। ठीक है, मैम आपकी तो आवाज थोड़ी फ्रांस एज यू खराब आ रिमेम्बर रही कि 1 सेकेंड। सो हेलो। है। यस मैम अब ठीक है। ठीक है, तो हुआ ये कि ये जो फ्रांस है ये पहले फुल फ्लेड्ज्ड एक टेरिटरी की तरह थी। टेरिटरी जो अंडर आती है। ठीक है, तो 780 तक तो ये किसी की अंडर आती थी, एक एब्सोल्यूट मोनार्क इस पे रूल करता था। लेकिन जब लोगों को चेंज महसूस हुई, वो चाहते थे कि चेंज, पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आए। ठीक है, और जो फ्रेंच के लोग थे वो चाहते कि इस मोनार्की से बाहर निकले और हम सॉवरेनिटी में रहे। सॉवरेनिटी का मतलब कि जहाँ पे कोई और तीसरा थर्ड पर्सन हमारे कब्जा नहीं करे, जहाँ हम अपने मसले खुद देखें। ठीक है, यानी सॉवरेन हो जाए हम लोग। तो ट्रांसफर मतलब वो चाहते थे एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम मोनार्की टू सॉवरेनिटी। तो बेसिकली ये जो रिवोल्यूशन है, ठीक है, ये चाहते थे कि ये अपने नेशन को एक तरह से शेप दे। क्या दे? शेप दे, उसको मोल्ड करे। जो एक स्कल्पचर होता है वो महज एक पत्थर होता है, उसके बाद एक जो कारीगर रहता है वो उसको शेप दे के कोई भी मूर्ति बना सकता है। राइट, तो होता ये है कि ये चाहते थे कि हम इस तरह अपनी सोसाइटी को शेप दे जो लाइक किसी भी मोनार्क के हिसाब से नहीं बल्कि सिटीजन के हिसाब से हो। यानी कि एस्पिरेशन ऑफ पीपल, लोगों के जो एस्पिरेशन है तो वो पूरे होने चाहिए। और मोनार्क एज यू नो वो पूरे नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें ना तो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है, ना तो वो मतलब ना तो उसमें डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, तो तब मुनार की जो रूल थे वो मतलब रूलर जो थे वो थे लुइस, LOUIS, लुइस। एंड वो इस तरह वो हायर की रूल करते थे, मतलब लुइस फर्स्ट, लुइस सेकंड, लुइस थर्ड। समझ आया? तो इस तरह, एंड वो लगभग 16th रूलर थे। ठीक है, लुइस 16। तो वो रूल करते थे फ्रांस के
यहाँ पे जो मैम आवाज आइडिया नहीं है, आ रही। इंडिया का चैप्टर पढ़ते। 1 सेकेंड, क्या हो गया उसको? जी मैम अब क्लियर हेलो, आ रही है। पता नहीं आज क्या हो गया, नेटवर्क आज बहुत इशू है आज। सो ये जो लुईस 16 है, इसके टाइम पे जब ये टाइम आया 1789 का, तो लोगों के दिमाग में एक तरह से कलेक्टिव आइडेंटिटी छाई हुई थी। कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब जहां पे वो खुद को एक कॉमन, मतलब एक तरह से मैं बोलूं कॉमन मकसद देना चाहते थे सबको। जैसे कि हमने मतलब इंडिया के बारे में पढ़ा, नेशनलिज्म है ना। आपने उसमें देखा, उस चैप्टर में लास्ट पे थी कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस का टॉपिक, देखा आपने? मतलब एक फ्लैग, एक एंथम। यस मैम, यस मैम। तो वो जो फीलिंग ना, तो वो जो फीलिंग आती है कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस की, मैम आप क्या वो बोल रहे हो? फ्रांस के लोगों में लाना बहुत। क्या? मैम आपकी आवाज बिल्कुल ही नहीं आ रही मुझे। सबको नहीं आ रही है, किसी एक को ये प्रॉब्लम है? मैम आ रही है मुझे। मैम मुझे बीच में बिल्कुल आप चली लोग भी जाती थोड़ा आप लोग भी थोड़ा चेंज करो जगह, क्योंकि ऐसा होता है कंजक्शन की वजह से। है। यस मैम। तो अब ये जो आइडिया था नेशनलिज्म का, इंडिया में हमने फ्लैग, मतलब वंदे मातरम, इस तरह भारत माता, वो जो स्लोगन्स दिए थे, तो लोगों को एकजुट लाने के लिए वो एक कोशिश थी। सेम वे फ्रांस के लोगों में भी इस तरह की चीजें लाने की कोशिश की, और हमने आइडियाज किस तरह स्प्रेड किए, लाइक द आइडियाज ऑफ द फादरलैंड। जैसे इंडिया में बोलते हैं ना मदरलैंड, वो बोलते हैं फादरलैंड, कि ये हमारी हेरिडिटी है, ये हमें विरासत में मिली, ठीक है, ये हमारा स्टेट है। सो पहला था द आइडिया ऑफ फादरलैंड, एंड दूसरा था द सिटीजन, ठीक है, ला पैट्री एंड ला स्टीवन। यानी कि ये दो लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एक कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस को आगे बढ़ाने के लिए। तो पहला क्या था, फादरलैंड, कि ये जो लैंड है हमारा, ये हम नेचुरल इनहेबिटेंट्स है इसके, ठीक है, हम असली वारिसदार है इसके। दूसरा कि हम सिटीजन्स है, हम किसी के अंडर नहीं आते हैं। वी आर द सिटीजन्स, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द सिटीजन्स ऑफ द फ्रांस। हम वर्ल्ड के सिटीजन्स हैं, हम फ्रांस के सिटीजन्स हैं, हम किसी रूलर के अंडर नहीं आते हैं। तो एक यूनाइटेड कम्युनिटी जो मतलब चाहता था फ्रांस इस रेवोल्यूशन से, वो एक तरह से वो आइडियलिस्टिक सोसाइटी चाहते थे जिसमें जो कम्युनिटी है वो यूनाइट हो। यूनाइट इन द सेंस कोई क्लास नहीं, कोई कम्युनलिस्ट क्लास नहीं, कोई कैपिटलिस्ट क्लास नहीं, इनके राइट्स इक्वल हो, ठीक है, सबसे पहली बात। और वो एक ही कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करेगा। से इंडिया में जो हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, बाकी सारे राइट्स जो है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है, वो पूरी तरह बाजाबिता से कानून में लिखी गई है, ठीक है, तभी जाके वो आज लागू होती है ना। तो ये चाहते थे सेम वैसा ही कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक प्रीफिक्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इन्होंने फ्लैग भी अपना ऑरिजिनेट किया था, ट्राई कलर, उसमें भी 3 कलर है। लाइक आपने देखा होगा फ्रांस का जो फ्लैग होता है उसमें डार्क ब्लू होता है, व्हाइट और रेड होता है, ठीक है, वो भी ट्राई कलर यूज करते हैं। सो उसके बाद उन्होंने एक मतलब वो चाहते थे कि रिप्लेस करना फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड का मतलब जो मैंने बोला, हायरार्की रूलर जो थे, मतलब बेटा मर जाता था, तो उसके बाद उसका बेटा, ठीक है, उसके बाद उसका बेटा, तो इस तरह ये लोग 16 पीढ़ियां इस पे राज कर रही थी, ठीक है। तो ये चाहते थे ये जो स्टैंडर्ड बनाया है, जो खानदानी रूल इन्होंने बनाया है, इसको हम एबॉलिश करें, ठीक है। सेकंड, ये इन्होंने पहले एक जनरल एस्टेट्स बनाए थे। जनरल एस्टेट्स का मतलब, जैसे पहला होता है दरबारी, ठीक है, राजा तक पहुंचने के लिए हमें पहले उसके मिनिस्टर से बात करनी पड़ती है, तो वैसे ही फ्रांस में भी होता था। यहाँ पे जनरल एस्टेट्स होती थी, तो वो डिवाइड किए जाते थे असेंबली, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, तो तभी जाके जो हायर एम्पीरियर होता था उससे पहुंचने के लिए हमें पहले इन सारी स्टेज को पार करना होता था। लाइक छोटे मोटे मसले जो होते थे वो इन्हीं स्टेजेस में कंप्लीट
मीट हो जाते थे, लाइक कोई मतलब एम्पिरियर का कोई एडवाइजर होता था तो वो मसला हल कर लेता था। लेकिन इन्होंने उस चीज को भी चेंज करना चाहा और वो चाहते थे कि अब नेशनल असेंबली हो। नेशनल असेंबली एक तरह का मानो एक असेंबली, बट ये वो असेंबली इसलिए नहीं कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए या जो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। बेसिकली ये दुनिया को बताना चाहते थे कि वी वर इन इंडिपेंडेंट, अब हम इंडिपेंडेंट है और ये हमारी नेशनल असेंबली है। ये वो असेंबली है जहाँ पे हर तरह के मसले सुलझ जाएंगे और वहां पे वो लोग बैठेंगे, उन लोगों को बैठने का हक होगा जो इलेक्टेड होंगे, जिनको लोग खुद चुनेंगे। समझ आया यहाँ तक? यस मैम। हाँ। एंड न्यू हिम्स वेर कंपोज्ड। हिम्स का मतलब जैसे कि होता है ना, जैसे मंत्र वगैरह होते हैं, नारे वगैरह होते हैं, तो वो कंपोज किए गए। मोनार्की के खिलाफ जो नारेबाजी थी वो कंपोज की गई। नई नई ओथ्स कंपोज की गई, यानी जो शपथ लेते थे, ठीक है, उनका अपना स्टाइल होता था। तो पहले जो ये राजा महाराजाओं के जो भी फैशन होता था वो एबॉलिश किया पूरी तरीके से। एंड जो भी मतलब मर्टियर्स थे, जो भी मतलब जिन्होंने नेशन के लिए स्ट्रगल किया, उनका नाम जिंदा रखने के लिए अलग अलग चीजें की गई। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाई गई जिसमें लगभग लॉ सबके लिए सेम हो, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है। मतलब जैसे कि डेमोक्रेसी में होता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो किसी भी मतलब कास्ट से बिलोंग करता हो, लेकिन लॉ तो सबको सेम है, ठीक है। यूनिफॉर्म लॉ सारे सिटीजन को मतलब सारे सिटीजन के लोगों पे लागू किए गए। उसके बाद पहले क्या होता था फ्रांस में, अलग अलग जो जगहें होती थी, अलग अलग जो एरिया रहते थे, उनके हिसाब से, रिसोर्सेज के हिसाब से वो क्या कमाते हैं उसके हिसाब से उन पे टैक्स लगता था, ड्यूज और ड्यूटीज, ठीक है। तो वो इंटरनल होती थी, उसे एक्सटर्नल नहीं कहा जाता था, वो इंटरनल होती थी, मतलब कि औकात के हिसाब से मानो, ठीक है। लेकिन कभी ये भी मतलब एक तरह से मानो आप क्या बोलते थे ना, रिप्रेसिव होता था। रिप्रेसिव क्यों होता था? क्योंकि कभी हमें लगता था कि जो हाई क्लास सोसाइटी है उसमें मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी इन द सेंस कि किसी को कम, मतलब जितना वो डिजर्व करता है ना टैक्स देना, उतना भी वो नहीं देता था। तो पहले ये चीज भी बोली, जब रेवोल्यूशन आया वो चाहते थे यूनिफॉर्म सिस्टम, यानी हर तरह के से एक जैसा ही हो, ठीक है। वेट्स मेजर्स जो है, चाहे आप बिल भरो चाहे आप टैक्स लगाओ, लेकिन सेम, ठीक है। जो सेकंड थिंग, लैंग्वेजेस के ऊपर भी फोकस किया गया, जो हमारे मतलब रीजनल डायलेक्ट्स से, रीजनल का मतलब लाइक जैसे होता है ना कि यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, गोजरी लैंग्वेज है, लेकिन मेन लैंग्वेज यहाँ पे कश्मीरी है, ठीक है। अब ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन कश्मीरी है, तो सो वैसा ही। सो यहाँ पे किया गया कि ये जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, जो फ्रांसी बोलते थे, मतलब फ्रांस में अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे लेकिन वो भी फ्रेंच थे, उनको एबॉलिश किया गया। बोला कि एक यूनिफॉर्म लैंग्वेज होनी चाहिए, फ्रेंच बस, ठीक है। बाकी जो डायलेक्ट्स है उसको डिस्करेज किया गया। एंड नाउ मतलब कुछ लोग पारसी वगैरह बोलते थे, उनको पूरी तरीके से एबॉलिश किया गया कि नहीं, हमारी जो नेशनल लैंग्वेज होगी वो फ्रेंच होगी, ठीक है। अब ये जो फ्रेंच के मतलब रेवोल्यूशन है, ठीक है, ये चाहते थे कि लिबरेट करना, ठीक है, लिबरेट कर, कहाँ से लिबरेट करना, किससे आजाद, से हम क्या करेंगे, लोगों को आजाद करेंगे। एंड ये मतलब जो फ्रांस है ये अब नेशन बनेगा, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, हम दूसरे लोगों को इन द सेंस यूरोप के जो दूसरे मतलब एक कॉन्टिनेंट जो यूरोप, इसके अंदर जो बहुत सारे मतलब कंट्रीज है जो अभी भी मोनार्क के कब्जे में है, उस तक ये आइडिया पहुंचाएंगे और उनको भी हेल्प करेंगे लिबरेट करने के लिए। यानी कि यहाँ पे जो फ्रांस है उनको लगा था कि हमारी जो जड़ें है वो इतनी मजबूत हो गई है, इतनी डीपन हो गई है कि अब हमें वहां से निकालना बहुत मुश्किल है, और हम दूसरों को मतलब क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं कि वो मोनार्की से बाहर निकले।
सो जो फ्रांस में जो भी इवेंट्स हुए, आपने देखा कि जब भी कहीं पे कंट्री में कुछ होता है, जैसे कि यहाँ पे इस टाइम तालिबान ने, ठीक है, ओवरटेक कर लिया अफगानिस्तान को, आपने देखा पूरे मतलब वर्ल्ड में उसकी चर्चा है। तो इसी तरह जब फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ तो हर तरह से जो मतलब यूरोप के हर तरह से जो अलग अलग कंट्रीज थे उनमें चर्चा हुई फ्रांस की। जो मतलब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स थे या जो एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने इस पे लिखना चालू कर दिया, इन पे चर्चा होने लगी, अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बनी फ्रांस में। यानी पहले क्या होता था मोनार्क, लेकिन अब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये जोकोबिन क्लब्स है ना, जोकोबिन क्लब्स का मतलब पॉलिटिकल फोरम, ठीक है। तो अलग अलग पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बननी स्टार्ट हो गई और उनका जो काम था, उनकी जो एक्टिविटीज थी, वो कैंपेन करते थे, ठीक है। तो वो जो मतलब फ्रेंच आर्मीज वगैरह जो भी अपने साथ वो एक कलेक्टिव वे में चाहते थे कि हम दूसरे कंट्रीज को भी अपने साथ ले। तो लाइक हॉलैंड, बेल्जियम, ठीक है, इटाली इन सारे लोगों को वो चाहते थे कि हम अपनी तरफ कर ले। लाइक 1719 की बात है कि वो अपनी तरफ कर ले। तो जैसे ही अम, जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, वो आउटब्रेक हुआ, तो वो चाहते थे कि हम अपना जो नेशनलिज्म का आइडिया है वो पूरे वर्ल्ड में फैलाए, ठीक है। तो विद इन मतलब ये चाहते थे कि एक तरह से जो टेरिटरी है फ्रांस की, ठीक है, इसके मतलब वो किसी के अंडर में ना आए, उसका कंट्रोल किसी के ऊपर ना हो, ठीक है। उसके बाद जब फिर से ये जो फ्रांस है वो लिबरेट होता है, ठीक है, उसके बाद नेपोलियन आता है, नेपोलियन बोना, ठीक है, वो चाहता है कुछ अलग रिफॉर्म्स करना फ्रांस, एंड दे बिगिन टू टेक अगेन मोनार्की रूल, मतलब फिर से वो मोनार्की में मतलब जाते, वो डेमोक्रेसी डिस्ट्रॉय करना चाहता था नेपोलियन। बट इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका था, इसके जो लॉज थे मोनार्की अगर सिस्टम से ही, तो वो भी कुछ डिफरेंट थे, जिसे आप कहते हो सिविल कोड ऑफ 1804, ठीक है, सिविल कोड ऑफ 1804, समझ आया। तो इसका एक अलग तरीका था, इसका एक अलग नजरिया था कि वो जो फ्यूडल सिस्टम है वो एबॉलिश करना चाहता था, वो पेजेंट्स को फ्री करता था, मतलब पेजेंट्स के ऊपर जो ड्यूज वगैरह लगाए गए थे उससे वो फ्री करना चाहता था उनको। उसका एक अलग तरीका था मोनार्की रूल एस्टेब्लिश करने का। तो कल हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेपोलियन सिविल कोड ऑफ 1804, समझ आया। यस मैम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थी, और ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये तो मतलब आप देखते होंगे हर साल ये पेपर में पहले होता है। एंड दूसरा ये जो सिविल कोड ऑफ ये नेपोलियन सिविल कोड, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। इसमें लगभग 3 टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो था फ्रेंच रेवोल्यूशन, सिविल कोड एंड मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। यस मैम। ओके, मैं आपकी अटेंडेंस लेती हूँ। एंड रोज क्लास दिया कीजिए, लाइक सुमेरा आप एक दिन क्लास देते हो, एक दिन नहीं। आपने 27 को क्लास दी थी। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई, आप लोग लीव कर सकते हैं। ओके मैम, अस्सलाम वालेकुम।